So once again, welcome dear students. Continuing the sensitivity analysis itself, I have mentioned that ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर चेंज करें तो हमें पूरा प्रॉब्लम फिर से नया सॉल्व करना पड़ेगा. कंसिडरिंग दैट, अब तीसरा पॉइंट के ऊपर मैं ज़रा आता हूँ, दैट इज एडिशन ऑफ न्यू कंस्ट्रेंट. यानी एक कंस्ट्रेंट अगर मैं बढ़ा दूँ तो क्या होगा. बिफोर दैट वो चेक करने के लिए पहला हम देखने का ट्राई करेंगे अगर एक कंस्ट्रेंट बढ़ता है तो उसके साथ हम किस वे से सब्जेक्ट को चेंज करेंगे. तो इसका एक्सप्लेनेशन साइड बाय साइड मैं प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम के साथ आपके सामने इंट्रोड्यूस करूँगा. क्लियर हुआ इतना. प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम इसके साथ क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे. ठीक है. अगर कंस्ट्रेंट चेंज हुआ तो फिर क्या सॉल्यूशन मिलेगा, है ना. कंस्ट्रेंट अगर उसके साथ नया कौन कौन से वैल्यूज आ गए, कैसे वैल्यूज चेंज हो गए, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये चीज देखने का ट्राई करेंगे. लेकिन वो ट्राई करेंगे वन बाय वन. ठीक है. अब वो कंस्ट्रेंट पहले कंस्ट्रेंट के साथ कैसा एडजस्ट करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, सभी चीज देखेंगे. ठीक है. अब ध्यान से देखो, प्रॉब्लम देखो. पहले प्रॉब्लम पहला ही है. ठीक है. पहला ही प्रॉब्लम है. ऊपर वाले तक तो पहला ही प्रॉब्लम है जो हमने पिछली बार देखा था. क्या था वो, कंसिडर द फॉलोइंग एलपीपी. ये एलपीपी दिया हुआ है. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट एलपीपी. आंसर इज x2 इक्वल टू 2, x1 इक्वल टू 8. नाउ सी, चेक वेदर द एडिशन ऑफ द कंस्ट्रेंट 7x1 plus 2x2 less than or equal to 65 affect the optimality. If yes, find the new solution. Similarly, 6x1 plus 3x2 less than or equal to 48 affects the optimality. If yes, find the new solution. यानी उन्होंने क्या कहा है कि ये तो कंस्ट्रेंट दिया हुआ ही है आपके पास, अगर मैं इसमें और एक ऐड कर दूं, ठीक है, तो मेरा ऑप्टिमैलिटी चेंज होती है, अफेक्ट होती है या नहीं. तो दोनों के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा. अब ऑप्टिमैलिटी अफेक्ट होना मतलब क्या होना, ऑप्टिमैलिटी अफेक्ट होना मतलब क्या होना. अब ये भी ध्यान से देखना. थोड़ा आप लॉजिकली आप देखोगे तो यार ध्यान से देखोगे सोल्यूशन क्या होता है. ठीक है. x1 इक्वल टू 8 एंड x2 इक्वल टू 2. बच्चों एक काम करो, x1 इक्वल टू 8 एंड x2 इक्वल टू 2 यहाँ पर डाल दो तो देखो क्या होगा. x1 इक्वल टू 8, 5 इंटू 8 40, x2 इक्वल टू 2, 10 इंटू 2 20. तो 40 प्लस 20 60. लेस देन और इक्वल टू 60 चाहिए, एग्जैक्ट 60 मिला आपको, चलेगा. नेक्स्ट 2 इंटू 2 एंड 8 8 इंटू 4 32, 4 इंटू 2 8, फिर से 40. यानी एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिला है मुझे 60 एंड 40, चलेगा. अगर वो लेस देन और इक्वल टू में अगर 39 मिलता और अगर मुझे 59 मिलता तो क्या मैं कहता कि नहीं मेरा सॉल्यूशन रॉन्ग है. ना, करेक्ट है. क्यों करेक्ट है, क्योंकि आपको कंस्ट्रेंट ऐसा दिया है कि सॉल्यूशन ऐसा निकालो, x1 एंड x2 की वैल्यूज ऐसी निकालो जो लेस देन और इक्वल टू 60 हो और लेस देन इक्वल टू 40 हो. उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि दैट शुड बी इक्वल टू 60 एंड 40. इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 60 एंड लेस देन और इक्वल टू 40. अगर ऐसा हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि हाई करेक्ट है. अंडरस्टूड. सो सेम लॉजिक हम यूज करेंगे जब हम ये देखने का ट्राई करेंगे कि क्या हमारे सॉल्यूशन ऑप्टिमम है या नहीं. अगर हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन है या नहीं ये देखने के लिए सबसे पहले वो वैल्यूज हम दोनों कंस्ट्रेंट में डालकर देखेंगे. तो दोनों कंस्ट्रेंट में डालने के बाद अगर वन बाय वन मेरा अगर ऑप्टिमैलिटी अफेक्ट नहीं होती है तो फिर मैं ये बोलूँगा कि ना, नया सॉल्यूशन निकालने की, नए मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. ठीक है. अब ज़रा देखो, ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, ये उसका सॉल्यूशन है. ओरिजिनल प्रॉब्लम एज इट इज़ है, आप देख सकते हैं. x1 इक्वल टू 8 एंड x2 इक्वल टू 2 है. द न्यू कंस्ट्रेंट इज, ध्यान से देखना बच्चों, 7x1 प्लस 2x2 लेस देन और इक्वल टू 65. दैट मीन्स पुट x1 इक्वल टू 8 एंड x2 इक्वल टू 2. अगर मैंने इसमें पुट कर दिया तो वैल्यू क्या मिली, तो मुझे वैल्यू मिली LHS की 60. यानी वैल्यू पुट करने के बाद 60 एंड यहाँ पर 65. चेक करो,
8 इंटू 7 56, समझे। 2 इंटू 4 65 था यहाँ पर, लेकिन मुझे मिल रहा है 60। अगर 60 मिल रहा है वो लेस देन और इक्वल टू 65 है, इसका मतलब ऑलरेडी लेस है, यानी मेरी ऑप्टिमैलिटी कहीं पर भी कुछ भी अफेक्ट नहीं होगी। क्लियर हुआ? हेंस द न्यू कंस्ट्रेंट डजंट अफेक्ट द ऑप्टिमैलिटी। तो मैं डायरेक्टली वो कंस्ट्रेंट उसमें क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ, मुझे कोई अड़चन नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब दूसरे के साथ भी चेक करो। सेकंड, व्हाट इज द सेकंड कंस्ट्रेंट? 6x1 प्लस 3x2 लेस देन और इक्वल टू 48। वैल्यूज वही है 8 एंड 2। पुटअप करने के बाद LHS मिला 54, RHS मिला 48। अगर ये लेस देन और होता तो मुझे कोई अड़चन नहीं, लेकिन ये बड़ा है। दैट मीन्स इट इज गोइंग टू गेट द ऑप्टिमैलिटी इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड। दैट मीन्स ये x1 इक्वल टू 8 एंड x2 इक्वल टू 4 ये नहीं चलेगा। अब के ये नहीं चलेगा तो फिर क्या चलेगा? तो उसके लिए मुझे चीजें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। तो ध्यान से देखना बच्चों, वो आइडेंटिफिकेशन क्या है, सब लोग आइडेंटिफाई करना आपके हैं। तो सबसे पहले फ्रॉम द लास्ट सिंप्लेक्स टेबल हुई है। अब बच्चों वो सिंप्लेक्स टेबल यही है। अब ये सिंप्लेक्स टेबल क्या कहता है, ध्यान से देखना। 0x1 प्लस x2 प्लस 1/5 s1 माइनस 1/4 s2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2। x1 प्लस 0x2 माइनस 1/5 s1 1/2 s2 इक्वल टू 8 इक्वल टू 8। ये दो इक्वेशंस मिले लास्ट सिंप्लेक्स टेबल के पास से। अब उन दो इक्वेशंस के पास से मैंने x1 एंड x2 की वैल्यू निकाली। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? मैंने x1 एंड x2 की वैल्यू निकाली। अब जो वो x1 एंड x2 की वैल्यू मुझे मिली है, समझे ना, जो x1 एंड x2 की वैल्यू मुझे मिली है बच्चों, वो वैल्यू, जस्ट अ मिनट, वो वैल्यू मैं क्या करूंगा, वो वैल्यू मैं वो तीसरे कंस्ट्रेंट में रखूंगा। और उस तीसरे कंस्ट्रेंट में रखने के बाद जो भी चेंज होगा वो चेंज को देखो मैं क्या करता हूं। कंसिडर द थर्ड कंस्ट्रेंट, ये हो गया थर्ड कंस्ट्रेंट। उसमें x1 एंड x2 की जो वैल्यूज मुझे मिली है वो पुटअप कर दी अलॉन्ग विथ s3। अब ये s3 कहां से आया बच्चों? ये s3 इसलिए आया क्योंकि इस कंस्ट्रेंट को भी मुझे एक स्लैक वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा ना, लेस देन और इक्वल टू कन्वर्ट करने के लिए। उसके लिए मैंने s3 ऐड किया। तो अब वो s3 ऐड करने के बाद, ये इक्वेशन को एक्सप्लोर करने के बाद वो मुझे क्या मिला, देखो ध्यान से, क्या मिला मुझे, 3/5 s1 माइनस 9/4 s2 प्लस s3 इक्वल टू -6। अब ये वैल्यू मैंने ला दी। अब ये सभी वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन में पुटअप कर दी। कौन से ओरिजिनल इक्वेशन में बच्चों? ध्यान से देखना, इस ओरिजिनल इक्वेशन में पुटअप कर दी, इस सिंप्लेक्स टेबल में। तो अब देखना, हम कभी भी जब भी सिंप्लेक्स टेबल परफॉर्म करते हैं बच्चों, तब आपको ये पता होगा कि वो सिंप्लेक्स टेबल परफॉर्म करते हुए आपके लिए हमेशा आइडेंटिकल कॉलम मिलते हैं। आपको आइडेंटिटी कॉलम मिलती है, आइडेंटिकल नहीं, माफ करना, आइडेंटिटी कॉलम मिलता है। तो आइडेंटिटी कॉलम कैसी चीज होती है? अब मैंने वैल्यू पुटअप कर दी पूरी, तो देखो क्या बन गया, x2 s3 x1 और s3 क्यों? क्योंकि अभी नया वेरिएबल बना है इसलिए। CB 8 6 0 0 किस लिए? इसका 0 कॉस्ट है इसलिए। सॉल्यूशन 2 पहला वाला एज इट इज, 8 एज इट इज, इसके लिए -6 मिला बच्चों, ये -6। अब देखो, ये पहले दो रो एज इट इज, पहले दो रो एज इट इज, तीसरी रो कौन सी? ये तीसरी रो बनी। x1 है 0, x2 है 0, s1 है 3/5, s2 है -9/4, s3 है 1। अब ये पूरा तो लिख दिया मैंने, समझे? अब जो प्रॉब्लम था वो देखो, ये आइडेंटिकल रोज, आइडेंटिटी रोड्स मिल गई, 1 0 1 0 1 0 0। अब लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मिला माइनस, देखो यहाँ पर मिला माइनस। वंस दिस इज माइनस, अब मेरे दिमाग की बत्ती चलानी पड़ेगी हमें कि रेगुलर सिंप्लेक्स मेथड यहाँ पर काम नहीं करेगी। मुझे यहाँ से कहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा? ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड में सॉल्व करने के लिए शिफ्ट होना पड़ेगा। तो मैंने ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड का सहारा लेने का बेटर समझा। अब ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड में मैंने वैल्यूज पुटअप कर दी, तो क्या मिला? ZJ
जेड जे माइनस सी जे जो एक्चुअल कैलकुलेट करता था वो वैल्यूज वही। अब जेड जे माइनस सी जे के लिए पहले आउटगोइंग वेक्टर सिलेक्ट किया, S3 इज आउटगोइंग वेक्टर क्योंकि माइनस है। माइनस सिलेक्ट होने के बाद आउटगोइंग वेक्टर को किससे डिवाइड करो, जेड जे माइनस सी जो को किससे डिवाइड करो, आउटगोइंग वेक्टर से डिवाइड करो। तो देखो 0 by 0 dash 0 by 0 dash 2 by 5 3 by 5 डिवाइड करो, 5 5 will get cancelled, 2 by 3 1 9 by 4 से डिवाइड करो, माइनस 4 by 9। S3 के लिए तो 0 क्योंकि 1 डिवाइडेड 0 डिवाइडेड बाय 1 0। अब ये पूरा होने के बाद क्या पता चला, S3 बाहर जा रहा है, S2 अंदर आ रहा है। ये हो गया पिवोट एलिमेंट। कैलकुलेशन तो आपको पता है, यहाँ पर 1 लाना है, पूरे इसको क्या करना है, पूरे को पिवोट एलिमेंट से डिवाइड करना है, यहाँ पर 1 लाना है, यहाँ पर और यहाँ पर 0 लाना है। उसके लिए ऑपरेशंस कर दिए। ऑपरेशंस करने के बाद अब बहुत अच्छे से आपको कम से कम ये 7-8 प्रॉब्लम हो जाने के बाद वो ऑपरेशंस में अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, वो ऑपरेशंस आप अपने लेवल पे कर सकते हैं। तो वो अब ऑपरेशंस करने के बाद देखो क्या मिला, x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू 8/3, x1 इक्वल टू 20/3 और पूरा इक्वेशन हो गया s2 इक्वल टू 8/3। सिंस ऑल सॉल्यूशन एलिमेंट्स आर पॉजिटिव, ये सब वैल्यूज आने के बाद सिंस ऑल सॉल्यूशन एलिमेंट्स आर पॉजिटिव, मैं आगे कैलकुलेशन ही नहीं करता। द करंट सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम एंड द ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज x1 इक्वल टू 20/3 एंड x2 इक्वल टू 8/3। वैल्यूज पुट अप कर दी तो z max इक्वल टू 184/3। दिस इज द करंट सॉल्यूशन, यानी जो सॉल्यूशन मिला वो बाय इंट्रोड्यूसिंग द वेरिएबल, बाय इंट्रोड्यूसिंग द कंस्ट्रेंट। व्हाट इज दैट कंस्ट्रेंट, वो जो नया कंस्ट्रेंट था, व्हाट इज दैट कंस्ट्रेंट, दैट कंस्ट्रेंट वाज 7, हाँ दैट कंस्ट्रेंट वाज 6x1 प्लस 3x2 लेस देन और इक्वल टू 48। दिस कंस्ट्रेंट, ये कंस्ट्रेंट के हिसाब से अब ये हो गया मेरा ऑप्टिमम सॉल्यूशन। सो ये कंसिडर कर लीजिए एंड इसी वे से ऐसे कोई भी प्रॉब्लम आए तो अब हमें क्या करना है, अब आपको पता चल गया क्या करना है। क्या करना है कि सबसे पहले जो भी हमें x1 एंड x2 मिले उस पर से x1 एंड x2 की वैल्यू फाइंड आउट करो। जैसे ये x1 एंड x2 की वैल्यू फाइंड आउट की, वो वैल्यू ओरिजिनल कंस्ट्रेंट जो नया कंस्ट्रेंट है एड ऑन उसमें डाल दो, कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। वो वैल्यू मिलने के बाद उसको सिंपलेक्स टेबल में डाल दो। नेचुरली वो वैल्यू अगर निगेटिव मिली तो ड्यूअल सिंपलेक्स मेथड से, अगर वो वैल्यू पॉजिटिव मिली तो रेगुलर सिंपलेक्स मेथड से उसको कंटिन्यू करो। जो भी ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिलेगा उस ऑप्टिमम सॉल्यूशन से आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले लो। यहाँ करके यहाँ पर वो प्रॉब्लम क्या कर देंगे, वाइंड अप करते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।